अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में डिफिनेशन जाने और ये जाने कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स के नीचे में सॉल्यूट लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे उसको आप। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? तो अभी हम लोग जाने कि किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट माना, लेट मतलब माना, क्या माने कि सॉल्यूट का जो मोल है वो मान लेते हैं N1। सॉल्यूट का मोल कितना है? N1। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं N2 हो गया, मान लेते हैं। तो बताइए अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो अभी जाने आप कि जिस किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में रखेंगे और बटे में टोटल मोल, और टोटल मोल जो होगा ना वो सारे कंपोनेंट के मोल के जोड़ के बराबर। मतलब यहाँ पे टोटल मोल जो होगा वो सॉल्यूट का मोल और प्लस क्या? सॉल्वेंट का मोल। मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सॉल्यूट का मोल कहाँ पे रखेंगे? ऊपर में। सॉल्यूट का मोल कितना माने? N1। अब बटे में टोटल मोल क्या हो जाएगा? N1 प्लस सॉल्यूट का मोल प्लस क्या? सॉल्वेंट का। समझ में आया? यस सर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अगेन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में। तो सॉल्वेंट का मोल कितना है बोलिए? N2 बटे में क्या? टोटल मोल। टोटल मोल तो यही होगा सॉल्यूट का मोल प्लस क्या? सॉल्वेंट का मोल। क्या समझ में आ गया? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल ऊपर में बटे में क्या? टोटल मोल। मतलब जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सारे कंपोनेंट का मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सारे कंपोनेंट का मोल, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में और बटे में क्या? टोटल मोल। क्या समझ में आया? अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट गहराई में जाते हैं। जैसे इस दोनों इक्वेशन को आप जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बराबर से पहले वाले लेफ्ट वाले को जोड़िए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ये जो इक्वल है बराबर, इसके राइट साइड वाले को जोड़िए। N1 डिवाइडेड बाय क्या? N1 प्लस N2 प्लस N2 डिवाइडेड बाय क्या? N1 प्लस क्या? N2। अब इसका एलसीएम तो निकाल सकते हैं आप लोग। तो क्या आ जाएगा बोलिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए ये दोनों बराबर है तो क्या आएगा? एलसीएम N1 प्लस N2 आएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2 दोनों इक्वल कर जाएगा। तो बराबर यहाँ पे क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या आ गया? बोलिए क्या? 1 आया ना? आएगा नहीं? ये दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या देख लिए कि सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट, यहाँ पे सिर्फ हम 2 कंपोनेंट लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 ही कंपोनेंट है। अगर 2 से अधिक कंपोनेंट भी रहेगा भी ना, तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ एक ही आएगा। ना ही 1 से अधिक आएगा ना ही 1 से कम आएगा। यदि 1 से अधिक आया या फिर 1 से कम आया इसका मतलब जो कैलकुलेशन किए आप वो गलत है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी टोटल फ्रैक्शन का जोड़ 1 से ज्यादा नहीं आएगा। हमेशा फ्रैक्शन कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। जितना भी कंपोनेंट रहे सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ करके हमेशा कितना आएगा? 1। ना ही 1 से ज्यादा आएगा ना ही 1 से कम आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया और कुछ नहीं दिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कौन समस्या है? कैसे निकालेंगे बोलिए? यहाँ पे तो हम देख लिए, क्या देखे कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़े कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 आ रहा है तो यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो दूसरा कंपोनेंट का निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे निकालेंगे। 1 में से दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे। अब यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 बराबर 1 हो सकता है क्या? अकेले सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम क्या जाने यहाँ पे टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ करके लेके आया है, तो अकेले एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे होगा?
पॉसिबल नहीं है। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक तब आएगा, जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए एक आया, तो कब आएगा? जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तब तो जोड़ के एक आएगा। अब बताइए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 कब? जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो जिसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्यूट का मोल बटे मोल ना, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 तब होगा जब सॉल्यूट का मोल 0 होगा, और सॉल्यूट का मोल 0 तब होगा जब सॉल्यूट का मास 0 होगा। और जब सॉल्यूट का मास 0 है तो सॉल्यूट तो मिला ही नहीं ना, तो सॉल्यूट मिला ही नहीं, सॉल्यूशन बना ही नहीं, तो क्या मोल फ्रैक्शन निकलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर नहीं हो सकता है। 1 के बराबर तब होगा जब दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। तो 0 हो ही नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता तो 1 नहीं हो सकता, ना 1 से ज्यादा हो सकता ना 1 से कम हो सकता। किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर नहीं हो सकता। किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर 0 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो किसी भी पार्टिकुलर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, हमारे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा 1 से छोटा रहेगा। 1 से क्या रहेगा? छोटा। 1 से छोटा रहेगा। और मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होगा वो 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा। और किससे छोटा? 1 से। 1 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है क्या? नहीं। इस तरह सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी 0 निगेटिव। 0 और निगेटिव नहीं होगा, दशमलव में होगा, फ्रैक्शनल होगा। 1 से छोटा 0 से बड़ा तो दशमलव में ही होगा ना, लेकिन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। क्या समझ में आया आप लोग को? तो आया तो इसको नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन बताइए ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपोनेंट, पार्टिकुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी 0 निगेटिव more than 1 एक से अधिक एंड लेस देन 0, 0 से छोटा भी नहीं। अभी हम लोग जाने कि मोल फ्रैक्शन जितना भी कंपोनेंट रहेगा सबका मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होगा वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अभी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जानना है यहाँ पे। पहला नंबर ये जानना है कि इस मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा। यूनिट निकालते हैं, 11th में आप लोग पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट निकालना सीखे होंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे N1 सॉल्यूट का मोल है और N2 सॉल्वेंट का मोल है, और मोल को जोड़ेंगे तो मोल लेना आएगा। आएगा ना। 10 केल्विन में 20 केल्विन जोड़ देंगे तो 30 केल्विन आएगा। 30 किलोग्राम थोड़ी हो जाएगा। तो ऊपर में मोल है, जिसका भी मोल है, क्योंकि मोल तो 7वां बेसिक यूनिट है ना, और बेसिक यूनिट से ही हम लोग यूनिट डिराइव करते हैं किसी का भी। तो ऊपर में मोल हुआ, ऊपर में क्या हुआ? मोल। ये रहा मोल, ऊपर मोल, और नीचे में मोल का जोड़ क्या हुआ? मोल है ना होगा। मोल कट गया तो बचा क्या? कुछ नहीं। जो भी बचेगा न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन का भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट और डायमेंशन लेस। अगर आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे आप? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल से। ऊपर मोल, नीचे मोल कट गया, कुछ नहीं बचा। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। जब यूनिट ही नहीं होता तो डायमेंशन कहां से होगा? इसीलिए मोल फ्रैक्शन यूनिट और डायमेंशन लेस है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस। ये पहला पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्टिव पॉइंट। उसके बाद दूसरा नंबर जानना है हमको। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पे, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोच में पड़ जाएंगे। वेरी सिंपल, हम डिफाइन कर देते हैं। अरे बताइए, मोल फ्रैक्शन मोल से निकलता है। मोल किससे निकलता है? मास से। मोल निकालना है तो मास बटे मोलर मास। अरे कोनो मास रे, मास से न होता है। अब मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तापमान पे निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ा दे या घटा दे, मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो
मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है तो मोल भी नहीं करेगा, क्योंकि मोल तो मास से निकलता है ना। अब मोल नहीं करेगा तो मोल फ्रैक्शन तो मोल से निकलता है ना, तो मोल नहीं डिपेंड करेगा टेम्परेचर, तो क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दे या घटा दे, मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। उसके डायमेंशनलेस का मतलब समझे ना, कोई भी इंटर डायमेंशन नहीं होता। मोल फ्रैक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या? अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा दे या घटा दे तो मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रिमेन अनचेंज्ड। मोल फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि न्यूमेरिकल आसानी से बन सके। जैसे एक सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन है पता है ना? यस सर, बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें कितना कंपोनेंट रहता है? ओनली 2 कंपोनेंट। मान लेते हैं इसमें कि सॉल्यूट जो है वो x ग्राम है। सॉल्यूट कितना ग्राम हो गया? x ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं W1 है, W1 ग्राम। उसके बाद इसमें सॉल्वेंट जो है वो मान लेते हैं Y ग्राम है। सॉल्वेंट कितना ग्राम हो गया? y ग्राम। और इस सॉल्वेंट का मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो मान लेते हैं W2 हो गया। तो बताइए यहाँ पे जब मास और मोलर मास दे दे तो मोल निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मोल्स ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्ट। जिसका मोल निकालेंगे उसका मास ग्राम में, तो x ग्राम है। अब बटे में उसी का मोलर मास, तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना? W1 ना। समझ में आई नहीं? मास बटे मोलर मास। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बोलिए? मास बटे मोलर मास, तो मास y ग्राम बटे मोलर मास W2। समझ में आया? यस सर। तो दोनों का मास और मोलर मास दिया तो मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई समस्या है? तो सॉल्यूशन में जब मास और मोलर मास दिया रहे, मोलर मास वैसे दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर? एटॉमिक मास के जोड़ के बराबर। जैसे H2O है तो H2O का अगर मोलर मास चाहिए आपको तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम, तो एटॉमिक मास जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2 मास 16 बराबर क्या? 18। तो मोलर मास 18 हुआ H2O। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो बोलिए कैसे निकालेंगे? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल, तो सॉल्यूट का मोल कितना? x बटे, अब बटे में क्या? टोटल मोल ना। टोटल मोल किसके बराबर? सॉल्यूट का मोल और प्लस, तो सॉल्यूट का मोल कितना है? x बटे और प्लस सॉल्वेंट का मोल y बटे। समझ में आएगी नहीं? अगेन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल, तो y बटे क्या? W बटे में टोटल मोल, वही x बटे W1 और प्लस क्या? y बटे। समझ में आ गया? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जब आपको सॉल्यूशन में सॉल्ट और सॉल्वेंट का मास दिया रहे तब। तो ये मोल फ्रैक्शन का द इंड हो गया। सारे बात जाने हम डिटेल में कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इस सब बात के बारे में जाने।